तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम रियल नंबर, इसके इंट्रोडक्शन के वीडियो को। तो आइए हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है 1 इसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, उसका नाम है नंबर लाइन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नंबर लाइन पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे हम लोग? नंबर लाइन के बारे में क्या कर रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे। तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है आप लोगों ने नंबर लाइन के बारे में, क्या कि ये इस टाइप से एक लाइन होती है नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन में यहाँ बीच में हमारे से क्या होता है? 0 होता है, यहाँ +1 होता है, यहाँ +2 होता है, यहाँ +3 होता है। सिमिलरली इसका जो लेफ़्ट साइड होता है -1 होगा, यहाँ -2 होता है और यहाँ -3 होता है। बेटा यहाँ इस साइड -इनफाइनाइट तक बढ़ता चला जाता है ना, और इस साइड ये वाला +इनफाइनाइट तक बढ़ता चला जाता है। तो बेटा आप लोगों को दिख रहे होंगे, कुछ नंबर प्लस के दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये प्लस के नंबर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। कुछ नंबर आप लोगों को माइनस के दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, माइनस के दिख रहे हैं। एक जो आपको बीच में दिख रहा होगा 0, क्या दिख रहा है? 0। बेटा ना तो प्लस का है ना ही माइनस का है, ठीक है। तो बेटा जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं ना, सारे के सारे इंटीजर्स हैं। सारे के सारे नंबर क्या है? इंटीजर। ये प्लस वाले देख लो या माइनस वाले देख लो, सभी के सभी क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो बेटा ये नेगेटिव वाले हैं तो उनको बोल दिया जाता है नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव वाले हैं तो उनको बोल दिया जाता है पॉजिटिव इंटीजर। तो उनकी नेमिंग ऐसे ही दे दो। ये प्लस वाले होते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर। और जो हमारे जो नेगेटिव वाले नंबर हैं इनको क्या बोल दिया जाता है? इनको बोल दिया जाता है नेगेटिव, इनको बोल दिया जाता है नेगेटिव इंटीजर। और बेटा ये जो 0 है बेटा, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसको बोला जाता है, इसका अलग से नाम है, इसको बोल दिया जाता है 0 इंटीजर। आई होप हम लोग इतनी बात समझ में आ गई होगी नंबर लाइन के बारे में। बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि नंबर लाइन पे हम लोग इंटीजर, ये जो अपन को दिख रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर, ये सारे के सारे नंबर्स हैं, सारे के सारे नंबर इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स हैं। और इंटीजर कुछ प्लस हैं, प्लस वाले इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हो गए, माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर हो गए। और जो 0 रह गए बेटा, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। तो 0 वाले को हमने क्या बोल दिया? ये हो गया 0 इंटीजर। क्या हो गया? ये 0 इंटीजर हो गया। आप लोगों को इतनी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आप लोग एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। क्या कि क्या नंबर लाइन के ऊपर, मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्या नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर केवल इंटीजर को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है? केवल इंटीजर को ही रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए नो। आप लोगों का जवाब होना चाहिए नो। देखो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे हम नंबर लाइन जो यूज़ की है, ये वाले नंबर लाइन, इस पे केवल इंटीजर का यूज़ किया गया। तो क्या मेरा क्वेश्चन ये था कि नंबर लाइन पे केवल इंटीजर को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो आप लोगों का आंसर आएगा नो। क्यों आएगा? क्योंकि आप लोगों ने इस क्लास 7th 8th में पढ़ा है कि नंबर लाइन पर आप लोग फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्या? जैसे मान के चलो यहाँ 0 था, यहाँ अगर मान के चलो 1 है, तो बेटा यहाँ बीच में क्या होगा? यहाँ बीच में 1/2 होता था। क्या होता था? 1/2 होता था। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं? नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शन को भी डिनोट कर सकते हैं। और सिमिलरली नंबर लाइन के ऊपर हम लोग फ्रैक्शन के साथ में फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ में ही किसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है? डेसिमल को भी इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग? रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छी तरह से। आई होप आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे कि जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे केवल और केवल इंटीजर ही नहीं, इंटीजर के साथ मतलब इंटीजर को तो करते ही हैं, साथ में फ्रैक्शन को भी करते हैं और डेसिमल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोग इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट चीज़ समझते हैं क्या? अब हम लोग समझ लेते हैं, अगर बात आ गई है डेसिमल की, तो डेसिमल को थोड़ा समझ लेते हैं कि डेसिमल क्या होता है, किस टाइप से ये बिहेवियर रखता है ना। तो सबसे एक छोटी सिंपल सी बात, एक पहले तो आप ये समझ लो कि जो डेसिमल है, मैं यहाँ थोड़ी स्टार्टिंग डाल लेता हूँ डेसिमल। क्या डाल लेता हूँ? डेसिमल। सबसे पहले तो आप एक इतनी सिंपल सी बात ये समझ लो कि जो हमारा जो डेसिमल है, ये जो हमारा डेसिमल है, ये जो डेसिमल है वो आता कैसे है? जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिखी 24/5, मैंने लिखा 24/5 है ना। अब मुझे इसका डिवाइड करना है, तो एक फ्रैक्शन है, ठीक है, एक फ्रैक्शन का हम डिवाइड कर दें। मुझे 5 का डिवाइड करना है 24 में, तो 5 4 जो 20, हमारे पास बच गया 4। हमने डेसिमल लगाया, 0 लिखा, तो 5 8 जा 40 है ना। ये कैंसिल हो गया पूरा, यहाँ पर बच गया 0। तो बेटा हमारा जो आंसर आया 5 को हमने जब 24 से डिवाइड किया, तो आंसर मतलब जो क्वोशिएंट है हम लोग क्या मिला? 4.8। तो ये 4.8 क्या है बेटा? डेसिमल है। क्या है हमारा? डेसिमल है ना। तो डेसिमल कैसे बनता है? तो फ्रैक्शन से ही क्या बनता है? डेसिमल से बनता है। जब भी कंप्लीट डिवाइड ना हो तो डेसिमल आ जाता है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर आप लोग इतनी बात समझ गए तो हम लोग समझते हैं डेसिमल के टाइप कितने होते हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि डेसिमल के टाइप क्या होते हैं, डेसिमल के टाइप क्या होते हैं, है ना। डेसिमल के टाइप क्या होते हैं, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड कहाँ? ये रही हमारी। अब लोग समझते हैं डेसिमल के टाइप क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग पड़ेगी, अब यहाँ पे ऊपर रहेगा डेसिमल। ऊपर क्या रहने वाला है? डेसिमल रहने वाला है।
अब डेसिमल के जो टाइप होते हैं उनको समझना है हमको कि डेसिमल के भैया कितने टाइप होते हैं, उनको समझ लो अच्छे तरीके से। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमारा डेसिमल होता है ना, जो हमारा डेसिमल होता है वो 2 टाइप का होता है बेसिकली। पहला तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, सबसे पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है जो डेसिमल होता है उसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बेटा ये दो, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोली जो डेसिमल था हमारा, जो हमारा ये डेसिमल था, ये जो आपको दिख रहा होगा, जो हमारा डेसिमल था, डेसिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। आई होप आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है, जो हमारा ये जो एक तो हो गया टर्मिनेटिंग वाला और एक हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग वाला, अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है तो अब इनको समझना है हम लोगों को। क्या समझेंगे? जैसे मैं एग्जाम्पल से इनको थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैंने लिखा 3/5। क्या लिखा मैंने? 3/5। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे 8/16 और मैंने लिखा 12/100 और मैंने लिखा 3/125। मैंने ये कुछ फ्रैक्शंस लिखी हैं 4 आप लोगों के सामने। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसके आंसर निकालने हैं। तो भैया इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 5 का डिवाइड करना है हमको 3 में। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 5 का डिवाइड है, 5 का डिवाइड करेंगे हम लोग 3 में, तो सीधा डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 6 30। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया है? जो हमारा आंसर आया वो आया है 0.6। क्या आया है हमारे इस वाली फ्रैक्शन का आंसर? क्या है? 0.6। अब ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या कि 16 का डिवाइड करना है 8 में, तो 0.0 16 5 80। ये सॉल्व हो गया। तो हमारा जो आंसर आया है इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे कितना है? 0.5 आ गया है। कितना है? 0.5 आ गया है। ऐसे ही अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या 100 को मैं सॉल्व, 100 का मतलब मैं डिवाइड करता हूँ किसमें? 12 में। 100 का डिवाइड करता हूँ 12 में, तो 0.0 100 बन जा 100। तो हमारे पास क्या बच गया? 20 बच गया। क्या बच गया? 20। फिर एक 0 लिखो, 100 2 जा 200 हो गया। बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पे 0 बचा है, तो हमारे पास सॉल्व करने पे कितना है? 0.12। क्या है? तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 0.12 आएगा। बिल्कुल आएगा। अब मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूँ। लास्ट फ्रैक्शन बची है जो हमारी, क्या है? जो 3 का मतलब 125 का डिवाइड करना है 3 में करना है, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। 0 लगाया, टेबल नहीं गया, तो फिर एक 0 लगाओ, फिर एक 0 बढ़ाओ, अब चला जाएगा टेबल। तो कितने टाइम जाएगा हमारा? 125 2 जा कितना हो जाएगा हमारा? 250। तो 2 टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 250। तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 बचेगा, 50 बचा। अब 0 यहाँ पर लिख दो। कितने टाइम जाएगा? 25 4 जा 25 4 जा 500। 25 जो 125 4 जा कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है। तो हमारा इसको सॉल्व करने पे कितना है? इसको सॉल्व करने पे जो हमारी फ्रैक्शन आई वो मतलब जो डेसिमल आया वो कितना है? 0.024। ये हमारे आए फ्रैक्शन, ये हमारे क्या है? डेसिमल आ गए। तो ये कुछ फ्रैक्शंस थी जिनको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकाली। सॉल्व करके इनकी हमने वैल्यू निकाली तो जो हमारा क्या हो गया? हमारे कुछ आंसर्स निकल के आ गए। अब वो आंसर्स क्या हैं देखो। जैसे जो पहले वाला जो हमारा डेसिमल है देखो 0.6 पे बार 0.6 लिखा है। 0.6 में क्या हुआ? जो डेसिमल है जो हमारा आंसर है वो एक डिजिट के बाद क्या हो गया? टर्मिनेट कर गया, मतलब रुक गया। अब यहाँ पे भी डेसिमल जो दूसरा वाला एग्जांपल है 0.5, यहाँ पे भी जो देखो हमारा जो आंसर है वो 0.5 मतलब एक डिजिट के बाद सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। ऐसे ही 0.12 है, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आए और लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया पूरा। ऐसे ही देखो यहाँ पे डेसिमल के जो थर्ड वाला है डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसी फ्रैक्शन जिनमें क्या हो रहा हो, जिनमें जो डेसिमल है वो या तो 1 डिजिट के बाद सॉल्व हो जाए या 2 डिजिट के बाद सॉल्व हो रहा हो या 3 डिजिट के बाद सॉल्व हो रहा है, मतलब टर्मिनेट हो जाए। सॉल्व होने का मतलब टर्मिनेट हो जाए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है? ऐसी डेसिमल जो टर्मिनेट हो जाए डेसिमल के या तो 1 डिजिट के बाद या 2 डिजिट के बाद या 3 डिजिट के बाद, मतलब 1 डिजिट के बाद या 2 डिजिट के बाद या 3 डिजिट के बाद क्या हो जाए? या 4 डिजिट के बाद, मतलब या 5 10 जितने भी डिजिट के बाद, लेकिन टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट होने का मतलब होता है
डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद वो कंप्लीट सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे डेसिमल्स को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा शांत दशमलव। क्या बोला जाता है? शांत दशमलव। क्या बोला जाता है? शांत दशमलव, है ना। अब शांत दशमलव मतलब हिंदी में क्यों बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को दिमाग में रह जाए। शांत हो जाना मतलब टर्मिनेट का मतलब होता है शांत हो जाना। शांत हो जाना मतलब रुक जाना, है ना। तो ऐसे डेसिमल जो डेसिमल के बाद क्या हो रहे हैं? रुक रहे हैं, रुक जा रहे हैं। मतलब देखो ये 1 डिजिट बाद रुक गया, ये वाला 2 डिजिट के बाद रुक गया, ये थर्ड वाला 2 डिजिट के बाद रुक गया, और ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है ये भी 3 डिजिट के बाद रुक गया, है ना। तो टर्मिनेट का मतलब ये रुक जाएगा डेसिमल 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद डेसिमल रुक जाएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लिखता हूँ यहाँ पे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लिख रहा हूँ यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग का हमारा होगा। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 1/3 लिख दिया, एक एग्जांपल लिख दिया 1/9 लिख दिया, मैंने लिख दिया 1/11 लिख दिया, है ना, और 1/11 लिख दिया, और क्या एक और लिख लूँ क्या? बस चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 का डिवाइड बेटा हम लोग करेंगे 1 में, डेसिमल लगाएंगे 0.0 लगाया यहाँ पे, 3 3 जा 9, 1 डेसिमल लगाओ, 3 3 जा 9, 1 बचा, 0 बढ़ाओ, 3 3 जा 9। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि नंबर ये जो है 3 है। देखो फिर 10 आ गया, फिर 9 लिखेंगे, 3 3 9, फिर आगे बढ़ जाएगा 3। इसका मतलब है 0.33 कभी ख़त्म नहीं होगा, रुकेगा नहीं। तो बेटा जब भी जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 0.333 इस टाइप से होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 0.333 और डॉट 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 मतलब इस टाइप से बढ़ता रहेगा आंसर हमारा, कि नहीं बढ़ता रहेगा? बिल्कुल बढ़ता रहेगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो उसको लिख के एक बार उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो जो हमारा इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0.3 पे बार क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना, जो कभी रुकेगा नहीं। तो 1/3 को सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आया वो क्या है? 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1/9। 1 मतलब 9 का डिवाइड करना है 1 में, तो सबसे पहले डेसिमल लगेगी, 9 1 जा 9, यहाँ पर हमारा बचा 1, फिर 0 लिख दिया, 9 1 जा 9, यहाँ पे बचा हमारा 1, फिर 0 लिख दिया, फिर 9 1 जा 9। आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे क्या कि देखो 1 1 आता चला जाएगा, है ना। 9 1 जा 9, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 9 1 इस टाइप से ये बढ़ता रहेगा, 1 1 1 बढ़ता रहेगा। इसलिए हमारा जो आंसर आया वो क्या है? 0.111 आता चला जाएगा कि नहीं आता चला जाएगा? बिल्कुल आता चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो मतलब जो भी डिजिट डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा हो उसको क्या करते हैं? उस डिजिट को लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा? 1/9 का जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो होगा 0.1 के ऊपर बार। अब मैं देखता हूँ 1/11 वाला और देख लेता हूँ लास्ट एग्जाम्पल। 1/11 वाला लास्ट एग्जाम्पल और देखता हूँ। मतलब 11 का डिवाइड मैं 1 में देता हूँ तो 0.0 टेबल गया क्या? नहीं जाएगा, तो 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। तो 11 9 जा 99, यहाँ 1 बचा, फिर मैंने 0 बढ़ाया, लेकिन 1 0 बढ़ाने से टेबल नहीं जाएगा, तो बेटा यहाँ पे भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर मैंने 1 0 और बढ़ाया, तो अब टेबल चला जाएगा 11 का, तो अब 0 नहीं बढ़ाएंगे, अब टेबल पढ़ेंगे। तो 11 9 जा 99। अब देखो बेटा फिर 99 आएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, टेबल नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे बेटा 0 बढ़ाना पड़ेगा लास्ट में, है ना। तो यहाँ फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 9 जा 99, इस टाइप से बढ़ता रहेगा नंबर, इस टाइप से, है ना। 99 आएगा। तो हमारा जो आंसर इसका आएगा वो क्या निकल के आएगा यहाँ से कि 0.090909 इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। तो जो रिपीट हमारा नंबर हो रहा है इसमें देखो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक तो 0 भी हो रहा है रिपीट बार, 9 भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है, 9 भी हो रहा है। तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उन पे बार, तो 09 रिपीट हो रहा है तो 09 को लिख दो और दोनों नंबर के ऊपर बार लगा दो। क्यों? अब दोनों नंबर के ऊपर बार क्यों लगाए? क्योंकि दोनों नंबर बार बार हमारे क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो 1/11 को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या है? 0.09 के ऊपर बार आ गया, है ना। ये हमारे 3 आंसर आए कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो डेसिमल है हमारा, यहाँ पे जो हमारा डेसिमल है वो बेटा टर्मिनेट नहीं हो रहा है। वो क्या नहीं हो रहा है? टर्मिनेट नहीं हो रहा। मतलब वो डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं वो रुक नहीं रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? वो रुक नहीं रहे हैं। देखो 3 पे बार आया, फर्स्ट में 3 पे बार आया, इसका मतलब क्या है? जो 3 है वो आगे बढ़ते ही रहा है, आगे बढ़ते ही चला जा रहा है। ऐसे देखो सेकंड वाले में 0.1 पे बार, मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो बढ़ते ही चला जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम? ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है बेटा। ऐसे ही यहाँ पे डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं, इसलिए एक इसकी कैटेगरी में नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में। आई होप आप लोग इतनी बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। इसके लिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर।
अभी तक हम लोग क्या समझ गए, हम लोग समझ गए अब डेसिमल के बारे में कि दो टाइप के डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल हम लोग क्या समझे, हम लोग जो डेसिमल है उनके बारे में क्या समझे कि दो टाइप के डेसिमल होते थे, एक तो होता था टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता था टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता था जो हमारा डेसिमल वो होता था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता था। ठीक है, अब एक चीज़ समझो आप लोग यहाँ पे बेटा, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो भी दो टाइप का होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारा वो भी कितने टाइप का है, हमारा दो टाइप का है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन कौन सा है आप लोग वो समझ लेते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो दो कैटेगरी का, उसकी दो कैटेगरी हैं, कौन कौन सी। अब ये पहले इसकी जो कैटेगरी है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और जो दूसरी कैटेगरी है इसकी वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इनका मतलब क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो जो आप लोगों को ये रिपीटिंग वर्ड दिख रहा है ना, रिपीटिंग वर्ड जो बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, रिपीटिंग की जगह आप लोगों को कभी कभी रिकरिंग लिखा भी मिल सकता है। क्या लिखा मिल सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की जगह लिख सकता है रिकरिंग डेसिमल, है ना, या यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो इससे कोई मतलब डरना नहीं है आप लोगों को, इससे घबराना नहीं है। जो रिपीटिंग बोलो चाहे रिकरिंग बोलो दोनों सेम होते हैं। अब इनका मतलब समझ लो क्या होता था। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को, जो अभी पीछे मैंने एग्जांपल्स दिए क्या, कि जो बार वाले नंबर आ रहे थे, कितने कैसे नंबर आए थे, बार वाले। जैसे मैंने लिखा था 0.3 के ऊपर बार आ रहा था, है ना, 0.1 के ऊपर बार आ रहा था, 0.09 के ऊपर बार आ रहा था। तो जितने भी बार वाले नंबर थे, जितने भी बार वाले नंबर होते और भी हो सकते हैं, जैसे 0.57 के ऊपर बार आएगा, इस टाइप से नंबर होगा, है ना, मतलब 0.325 हो सकता है, 25 के ऊपर बार आ रहा हो सकता है 3 नंबर के ऊपर बार आ रहा हो। वो तो कुछ जैसे ही अपन को फ्रैक्शन होगी वैसे सॉल्व करके पता चलेगा। तो ये मान के चलो जितनी भी एग्जाम्पल है जिनके ऊपर बार लगा हुआ होता है, क्या लगा हुआ होता है, बार लगा हुआ था, वो सभी डेसिमल आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, किसी कैटेगरी में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट ना हो, इसका डेसिमल टर्मिनेट ना हो। तो देखो जो डेसिमल के बाद जो बार लगा होता है, क्या ये टर्मिनेट होता है, क्या ये कभी ख़त्म होता है, नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो नॉन टर्मिनेटिंग है सारे के सारे। दूसरा क्या है, रिपीटिंग डेसिमल, मतलब नॉन टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है और साथ में रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब जो को बार वाले नंबर रिपीट ही तो होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है नंबर बार बार। आइए आप लोग कितनी बार समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 0.9 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे केवल और केवल 5 के बाद 7 रिपीट हो रहा है, यहाँ केवल 25 रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोला जाएगा, जहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट होता चला जाता है और कभी ख़त्म नहीं होता है। अब सेम तरीके से जो ये वाला नंबर है हमारा सेकंड वाला, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बेटा ये वाली जो चीज़ है, अगर मैं बात करूँ इसका एग्जाम्पल लिखना है, तो बेटा दुनिया में इसका कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, दुनिया में इसका कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। केवल एक एग्जाम्पल है, इसका नाम है पाई। ये किसका है, एक एक्चुअल एग्जाम्पल है, उसका नाम है पाई, है ना। तो अगर कोई पूछे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल बताओ, तो आप लोग बताएंगे पाई। क्या बताएंगे, पाई। लेकिन मान के चलो अगर अपन को ज़रूरत पड़ जाए, कोई बोल दे कि नहीं हमको लिख के ही दिखाओ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल की जो एग्जाम्पल है, तो कोई देखो इसका कोई फिक्स एग्जाम्पल नहीं है, कोई फ्रैक्शन है ऐसी है नहीं कि जिससे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल लिख लेगा। लेकिन अगर कोई बोल ही दे, ज़बरदस्ती कर ही दे कि इसके एग्जाम्पल लिख के बताओ, तो किस टाइप से लिखने वाले हैं, एग्जाम्पल लिखना सीख लो। कि जैसे मान के चलो मुझे एग्जाम्पल लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, मतलब मैं लिखूँगा 0. मैंने लिखा 0.1, है ना, फिर मैंने क्या लिखा 2 0 लगाए, फिर 1 लिख दिया। अब इस बार मैं आगे 3 0 लगाऊंगा, फिर 1 लिख दूंगा। अब मैं आगे 4 0 लगाऊंगा, है ना, फिर 1 लिख दूंगा। फिर मैं आगे 5 0 लगाऊंगा, इस टाइप से बढ़ता रहेगा हमारा, है ना। 5 0 लगाऊंगा, फिर 1 लिख दूंगा। इस टाइप से हमारा क्या रहेगा, नंबर बढ़ता रहेगा। तो इसमें पता है क्या हो रहा है, इसमें पहली चीज़ तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, देखो टर्मिनेट तो ये भी नहीं हो रहा है, ये भी बढ़ता चला जा रहा है लास्ट तक, है ना, लास्ट तक बढ़ता चला जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें रिपीट नहीं हो रही हैं चीज़ें। क्या नहीं रिपीट हो रही हैं, देखो पहले आया 0, फिर मतलब पहले आया 0.1, फिर 0.0 बनाया, फिर 0.0.0 बनाया, फिर 0.0.0 बनाया, फिर 0.0.0 बनाया। एक एग्जांपल और लिख के बताता हूँ मैं। जैसे मैंने लिख लिया
0.35, फिर मैं लिख दूँगा 335, फिर मैं लिख दूँगा 3335, फिर मैं लिख दूँगा 33335, फिर मैं 1 2 3 4 5 बार 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया। इस टाइप से मैं बढ़ाते चला जाऊँगा आगे, है ना। तो इस टाइप से हमारे जो एग्जाम्पल होंगे वो लिखते चले जाएंगे। तो आई होप आप लोग नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटिंग डेसिमल को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर इसका जो एग्जाम्पल जो अप्रॉक्स मतलब जो एक्यूरेट जो उसका एग्जाम्पल है वो कौन सा है हमारा, वो हमारा होगा केवल और केवल पाई होगा। क्या होगा? पाई होगा। ठीक है, आई होप अगली बात समझ गए होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के जो दो उसके जो टाइप थे वो भी आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग एक चीज़ और समझते हैं डेसिमल के बारे में, उसके बाद हमारा जो डेसिमल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम लोग ये समझने वाले हैं जो हमारे डेसिमल थे, डेसिमल को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं डेसिमल को अच्छी तरह से। तो देखो डेसिमल दो टाइप के होने वाले हैं। पहले तो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहला तो हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहला तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो दूसरा हो गया वो हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमको ये समझना है कि कौन सी फ्रैक्शन होंगी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रही होंगी, कौन सी फ्रैक्शन होंगी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रही हूँ। कैसे पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल देगी, कैसे पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन हमको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगी, है ना। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। क्या एग्जांपल लिखे मैंने लिखा 3/5, मैंने लिखा 2/11, मैंने लिखा 7/25, मैंने लिखा 2/50 या 3/50 लिख लो, मैंने लिखा 5/13, मैंने लिखा 8/19, मैंने लिखा 3/17, मैंने लिखा 28/125, मैंने लिखा 49/64। मैंने कुछ लिखे हैं अपने पास। क्या लिखे हैं? सारी सारी मैंने एग्जांपल्स लिखे। क्या लिखे? फ्रैक्शंस लिखी। अब बेटा हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा और कौन सा फ्रैक्शन अपन को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देने वाला है। कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा और कौन सा फ्रैक्शन हमको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देने वाला है, हमको ये समझना है। अब इसको समझने के लिए आपको एक छोटी चीज़ पता होना चाहिए। क्या? कि बेटा जो कोई भी फ्रैक्शन हो दुनिया की, है ना, कोई भी फ्रैक्शन हो दुनिया की, वो कैसे बनी हुई होती है? एक तो ऊपर होता है न्यूमरेटर, ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। नीचे क्या होता है? ये तो होता है, ये तो फ्रैक्शन मिलती है, ऐसे तो बन के फ्रैक्शन बनी है, बिल्कुल बनी है। एक तो ऊपर होगा न्यूमरेटर और नीचे होगा डिनोमिनेटर। तो बेटा याद रखना, जब भी पहले हम सीख रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई भी फ्रैक्शन हो बेटा, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में कुछ भी हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, क्या लिखा है? 2 लिखा है, या 2 की कोई पावर हो, 2 लिखा हो या 2 की कोई पावर हो, तो ऐसी फ्रैक्शन का जो हमारा डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा डेसिमल होगा? टी मतलब टर्मिनेटिंग, डी मतलब डेसिमल, है ना। तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में तो 2 हो या 2 की पावर की फॉर्म का कोई नंबर हो। 2 की पावर की फॉर्म के नंबर से मतलब जैसे तो 2 की पावर 1 की फॉर्म, 2 की पावर 1 हो सकता है, 2 की पावर 2 हो सकता है, 2 की पावर 4 हो सकता है, 2 की पावर 8 हो सकता है। 2 की पावर 1 का मतलब ऐसे 2 दिख सकता है डिनोमिनेटर में, या 4 दिख जाए, या 2 की पावर 4 मतलब 16 दिख जाए, 2 की पावर 8 है ना, इस टाइप से दिख जाए नंबर अगर, तो आप लोग क्या बोल देंगे कि वो हमारा भैया जो ऐसा जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल देने वाला है। अच्छा, केवल इसको देख के ही नहीं बताएंगे, कभी कभी 2 की पावर x की फॉर्म का नंबर मिलेगा, तभी कभी कभी डिनोमिनेटर में 5 की पावर x का फॉर्म का नंबर दिख सकता है, या बाई लिख लो 5 की पावर, तब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। डिनोमिनेटर में किसकी पावर की फॉर्म का नंबर होना चाहिए? 5 की पावर की फॉर्म का नंबर होना चाहिए। मतलब 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर 1 हो सकती है, 5 की पावर 2 हो सकती है ना डिनोमिनेटर में, और 5 की पावर 3 हो सकती है, 5 की पावर 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। इनकी पावर करोगे तो कोई भी नंबर दिख सकता है आपको, या न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 2 × 5 की फॉर्म का नंबर हो, और 2 की पावर भी कुछ हो सकती है और बाई की पावर भी कुछ हो सकती है, वो भी तो हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही एग्जाम्पल होगा। देखो मैं भी चेक करके बताता हूँ आप लोगों को।
अब मुझे इनको ये जो फ्रैक्शन मैंने लिखी थी, जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे आप लोगों को, इनमें चेक करना है इनसे कि कौन सी टर्मिनेटिंग डेसिमल देगी, कौन सी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगी। तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन देखो, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन में केवल डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में क्या है 5 की पावर 1 है। क्या है डिनोमिनेटर में 5 की पावर 1 है। अगर बेटा 5 की पावर की फॉर्म का नंबर आ जाए डिनोमिनेटर में, तो ये जो फ्रैक्शन होगी ये हमारा कौन सा डेसिमल दे रही होगी, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रही होगी। कौन सा डेसिमल दे रही होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रही होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आपको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल देगी कि नहीं, आप लोग उसको डिवाइड करें, चेक करेंगे तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आ रहा है। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाला जो हमारा फ्रैक्शन है 2/11। अब देखो बेटा 11 का जो डिनोमिनेटर है, जो 11 है, 11 ना तो 2 की पावर की फॉर्म का नंबर है, ना ही 5 की पावर की फॉर्म का नंबर है, ना ही 2 × 5 की पावर की फॉर्म का नंबर है। इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देने वाला है। अब ये थर्ड वाली जो फ्रैक्शन है, इसको देखो 7/25। बेटा डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 25 मतलब 5 की पावर 2 होता है। तो 5 की पावर x की फॉर्म का नंबर है कि नहीं, मतलब 5 की पावर x बोलो या y बोलो, उसकी फॉर्म का नंबर 5 की पावर की फॉर्म का नंबर होना चाहिए, सिंपल सी बात ही है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही देगा। जब लोग चेक करेंगे तो क्या आ रहा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आ रहा होगा। अच्छा मैं बात करूँ इसकी कि क्या ये वाली फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगी, तो बेटा इसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर देखो, इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लो। क्या आपको पता है ये 25 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 25 2 50, और 25 बेटा है 5 की पावर 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1। तो देखो ये किस फॉर्म का नंबर है, ये लास्ट वाला फॉर्म का नंबर है, ये जो दिख रहा है 2 की पावर x और 5 की पावर y की फॉर्म का नंबर है, ये वाला है ना। तो इसका मतलब ये भी हमारे जो फ्रैक्शन देगा वो कैसे तरीके की फ्रैक्शन दे रहा होगा, ये भी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा होगा। सॉरी ये भी जो हमारा किस तरीके का, तो ये जो किस तरीके की हमारा डेसिमल दे रहा होगा, ये जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रही होगी। कैसे डेसिमल दे रही होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रही होगी। अब मैं बात करूँ 5/13, तो इसका डिनोमिनेटर देखो बेटा, डिनोमिनेटर में ना तो 2 की पावर की फॉर्म का नंबर है, ना ही 5 की पावर की फॉर्म का नंबर है, और ना ही 2 × 5 की पावर की फॉर्म का नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ 8/19, तो बेटा ये भी वैसा ही नंबर है। क्या, ना तो ये 2 की पावर की फॉर्म का नंबर है, ना ही 5 की पावर की फॉर्म का नंबर है, या ना दोनों के मल्टीपल की फॉर्म का नंबर है। तो यहाँ पे भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं मिलने वाला है, ना ही यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि ना ये 2 की पावर की फॉर्म का नंबर है, ना 5 की पावर की फॉर्म के नंबर में ब्रेक किया जा सकता है इसको, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा। अब मैं बात करूँ 125 का, तो आपको पता है 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है। तो 5 की पावर की फॉर्म का नंबर होता है, तो क्या मिलता है अपन को, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है, बिल्कुल। अब मैं बात करूँ यहाँ 64 है, तो 64 में अब क्या 64 क्या होता है, 64 होता है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 है ना। तो 64 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है कि नहीं। जो 64 होता है, जो 60, अब देखो इसको 64 है, जो 64 क्या होता है, 64 होता है 2 की पावर 6 होता है, और 2 की पावर 6 है मतलब क्या है, 2 की पावर की फॉर्म का नंबर है, इसलिए मतलब ये भी हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल देने वाला है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग पहचानेंगे। अब बात आई नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानना है। टर्मिनेटिंग को तो पहचानना सीख गए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे पहचानेंगे। तो भाई साहब आप लोग अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानना सीख गए, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को छोड़कर, मतलब कि ऐसी फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर में कुछ भी हो, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 2 की पावर की फॉर्म का नंबर, 5 की पावर की फॉर्म का नंबर, और 5 2 की पावर x × 5 की पावर y की फॉर्म का नंबर है ना। तो अगर डिनोमिनेटर में इन तीनों में से कुछ भी है, तो इनको छोड़कर बाकी कुछ भी मिल जाए, इनके अलावा इन तीनों को छोड़कर कोई भी नंबर मिल जाए डिनोमिनेटर में, तो वो हमेशा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है। क्या देता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी कौन सा डेसिमल देगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देगा। कौन सा डेसिमल देगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दे रहा होगा। आई बात आप लोगों को समझ में, आई होप आप लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, जैसे ये सेकंड एग्जाम्पल था हमारा, सेकंड एग्जाम्पल कौन सा था हमारा, जो 2/11 है ना, ये देखो सेकंड वाला एग्जाम्पल है ना जो हमारा। अब बेटा ये देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल तो दे नहीं रहा है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 × या 5 की पावर की फॉर्म का नंबर है, 2 × 5 की पावर का फॉर्म का नंबर है नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा होगा, ये वाला नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा होगा। ऐसे ही ये वाला 5/13 वाला, ये भी हमारा क्या दे रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा होगा। ऐसे ही ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी कौन से डेसिमल दे रहे होंगे, ये सारे के सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दे रहे होंगे। क्यों,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्यों नहीं दे रहे होंगे? क्योंकि ऐसा कोई फ्रैक्शन है ही नहीं दुनिया में जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल देती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का तो केवल एक ही एग्जांपल होता है जो कि होता है पाई, और पाई हम लोग आसानी से पाई हम लोग पढ़ चुके हैं, पाई के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी डेसिमल के बारे में। अब यहाँ पे हमारा जो डेसिमल होता है वो होता है अच्छी तरह से कंप्लीट। हम लोग समझने वाले हैं पाई कि क्या होता है भैया पाई। अब हम लोग समझते हैं पाई के बारे में, क्या होता है पाई। बेटा आप लोगों को पता होगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। क्या होती है पाई की वैल्यू? 22/7 होती है। ये बेटा एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, अप्रॉक्स वैल्यू। क्या होती है? अप्रॉक्स वैल्यू होती है। कैसी होती है वैल्यू? अप्रॉक्स वैल्यू, मतलब लगभग में वैल्यू होती है, कभी फिक्स वैल्यू नहीं होती पाई की 22/7। या कभी कभी लोग ये भी वैल्यू यूज़ कर लेते हैं 3.14। तो एक्चुअल में ये पाई की वैल्यू आई कैसे? अब पाई की वैल्यू को ओरिजिन क्या है, कहाँ से आई है पाई की वैल्यू 22/7? तो बेटा ऐसा होता है कि जैसे कोई सर्किल है, मान लो चलो ये बहुत बड़ा सर्किल हो गया, एक सर्किल है। आप लोगों को इतनी चीज़ तो पता ही होगी कि सर्किल में ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ना गोल गोल चारों तरफ से, ये जो मैंने बनाई है, ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये जो बाउंड्री दिख रही है जहाँ मैं एरो बना रहा हूँ, ये जो बाउंड्री है पूरी, है ना, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोला जाता है इसको? ये जो बाउंड्री है इसको बोला जाता है सर्कमफेरेंस। इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और बेटा ये जो बीच का बिल्कुल पॉइंट रहता है सर्कल का, इसको बोला जाता है सेंटर। क्या बोला जाता है? सेंटर। सर्कल का सेंटर है। और बेटा सेंटर से सर्कमफेरेंस पर जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा वो होती है रेडियस। क्या होती है? रेडियस, है ना। और बेटा अगर हम दोनों साइड बिल्कुल स्ट्रेट दो, मतलब पूरी ऐसी एक रेडियस और मैं यहाँ डाल दूँ, उस टाइप से पूरा बना दूँ, है ना, तो बेटा ये भी रेडियस होगी। क्या होगी? ये भी रेडियस होगी। ये भी क्या होगी? रेडियस होगी। तो जब भी दो स्ट्रेट रेडियस आपस में मिल जाती हैं तो बनती है एक स्ट्रेट लाइन। और ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है जो सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो उसको बोला जाता है डायामीटर। क्या बोला जाता है? डायामीटर। तो ये जो पूरी लाइन दिख रही है ना आप लोगों को, ये पूरी लाइन जो सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये होती है इसकी डायामीटर। क्या होती है? डायामीटर होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे सर्किल के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें। तो मैं बात करता हूँ पाई की वैल्यू 22/7 आई कैसे? तो किसी भी सर्किल की जो सर्कमफेरेंस, मतलब सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सर्कमफेरेंस के लिए सी और डायामीटर के लिए डी, डायामीटर के लिए डी। तो किसी भी सर्किल की सर्कमफेरेंस और डायामीटर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? हमेशा 22/7 होता है। अब भले ही वो बहुत बड़ा सर्किल हो या भले ही बहुत छोटा सा सर्किल, मैंने ये ले लिया 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ले लिया, तो बेटा इसकी जो हम सर्कमफेरेंस लेंगे ना, इसकी जो सर्कमफेरेंस लेंगे और जो इसका हम डायामीटर है, डायामीटर लेंगे, तो इसकी जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकाल रहे होंगे ना, तब वो भी क्या आ रहा होगा हमारा 22/7 ही आ रहा होगा। या मैं एक और ले लेता हूँ इन दोनों को, जो बीच का ना जो सबसे ज़्यादा बड़ा है ना सबसे ज़्यादा छोटा है, मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस वाला मान के चलो, है ना। तो जो इसकी भी हम जब सर्कमफेरेंस देखेंगे और जब इसका हम डायामीटर देख रहे होंगे, तो जब इसका रेशियो ले रहे होंगे ना, तो तब इसका रेशियो भी कितना आ रहा होगा हमारा 22/7 ही आ रहा होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पाई की वैल्यू किस तरीके से 22/7 आती है। जो 22/7 है ये ऊपर वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है सर्कमफेरेंस को, और जो नीचे वाली वैल्यू वो रिप्रेजेंट करती है इसके डायामीटर को। तो आई होप आप लोग इतनी बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो बेसिकली जो हमारे नंबर्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले 2 पार्ट कौन कौन से थे? जो हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने क्या किया, नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला नंबर तो था रियल नंबर्स। क्या थे? रियल नंबर्स थे। और जो दूसरे नंबर्स थे वो हमारे थे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी रियल नंबर्स के बारे में चैप्टर्स में है हमारे। हम सबसे पहले समझ लेते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। देखो अब मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है नहीं, 11-12 से पढ़ेंगे। अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने लिखा √12, लेकिन माइनस में रहेगा। क्या रहेगा? तो ऐसे जितने भी नंबर जो अंडर रूट में हो और उनके साथ माइनस लगाओ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट हो या ना हो। जैसे मैंने लिखा 25 लेकिन माइनस का लिख दिया अंदर, तो माइनस जब भी अंडर रूट के अंदर पहुंच गया तो समझ लेना वो इमेजिनरी नंबर है। इसके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जाने देंगे। हम लोग 11-12 तक पढ़ने वाले हैं। अब जो मेन हम लोग पढ़ना है वो पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? रियल नंबर के बारे में। अब जो रियल नंबर है मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात जैसे कर लूँ,
तो जैसे मैंने लिखा 1, मैंने लिखा माइनस का 2, मतलब क्या लिख दिया मैंने, एक तरफ लिख दिया पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और जो -2 हमारा क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मैंने लिखा 3/4, ये हमारी होगी फ्रैक्शन होगी, क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई। मैंने लिखा -5/2, ये भी एक फ्रैक्शन है, बस नेगेटिव है। मैंने लिखा 3.4, बेटा ये क्या है, डेसिमल, ये क्या है, ये हो गया डेसिमल, क्या हो गया ये हो गया डेसिमल हो गया। ठीक है, मैंने लिखा √13, ये क्या है, ये कोई स्क्वायर रूट हो गया, क्या हो गया ये हो गया स्क्वायर रूट, ये क्या हो गया हमारा, स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट वाला नंबर है। अच्छा, मैंने लिखा माइनस का √13, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, इसमें ये माइनस बाहर है, देखो मैंने क्या लिखा, ये माइनस यहाँ पे बाहर है, जबकि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर में माइनस स्क्वायर रूट के अंदर था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने और एग्जांपल्स लिखे, मैंने लिखा कि √36, और मैंने लिखा √100, मैंने लिखा मैंने एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ उसका, मैंने लिखा 3.82 माइनस का, मैंने लिखा 5.2 के ऊपर बार, मैंने लिखा 0.32 के ऊपर बार, है ना। तो ये जितनी भी एग्जांपल आप लोग दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे रियल नंबर्स के एग्जांपल हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स के एग्जांपल हैं, रियल नंबर के एग्जांपल हैं सभी के सभी, ऑल ऑफ देम। इनमें से आप लोगों को कोई भी एग्जांपल आप लोग उठा लेंगे, सारे के सारे एग्जांपल्स रियल नंबर्स के ही हैं। मतलब समझ रहे हो रियल नंबर्स में क्या क्या है, मतलब जितने भी हमारे इंटीजर हैं, जितने भी इंटीजर, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे जीरो इंटीजर, तो जितने भी हमारे इंटीजर हैं वो दोनों क्या होंगे, अपने रियल नंबर के ही पार्ट होंगे। जितनी भी हमारी फ्रैक्शंस होती हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर के पार्ट होते हैं। जितने भी हमारे डेसिमल्स होते हैं, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो डेसिमल ही होते हैं। जितने भी हमारे स्क्वायर रूट होते हैं, जो भले ही परफेक्ट स्क्वायर रूट हों, जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, 36 परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 6 का, ऐसे ये 100 भी होता है 10 का परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो भले ही ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हों या ना हो, भले ही उनके पहले उनके बाहर रूट के बाहर माइनस लगा हो, है ना, ये वाले भी नंबर, ये सभी के सभी रियल नंबर कैटेगरी में आते हैं। या डेसिमल हो या बार वाले डेसिमल हो, डेसिमल भले नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स के एग्जांपल्स होते हैं। तो कहने का मतलब, अगर हमको एक लाइन में समझता हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन समझ लो, एक तरीके से डेफिनेशन कह लो, है ना। डेफिनेशन का काम है नहीं इतना, बस हल्का सा मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ आप लोगों को, डेफिनेशन लिखने को कभी आएगा नहीं। तो रियल नंबर्स किसको कह सकते हैं, लिखेंगे नंबर्स दैट कैन बी represent on the number line। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सभी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर हमारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। तो ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को, जितने भी ये सारे के सारे नंबर्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। और अगर ये रियल नंबर्स हैं तो इन सभी को नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे रूट वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना, पहले चैप्टर में, है ना। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर होते हैं जिनको आप लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो लिख लो यहाँ पे, नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आई होप आप लोग उतनी बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रियल नंबर्स की कैटेगरी करते हैं। इमेजिनरी का यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है, अब हम लोग रियल नंबर में आगे बढ़ते हैं। अब रियल नंबर के भी और पार्ट किए जाते हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ आप लोगों के साथ में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। रियल नंबर्स के भी और पार्ट किए गए हैं, इनको हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। मैं देखो ये चार्ट बना लिया ताकि आप लोगों का टाइम बच सके, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, हम लोग ये पढ़ चुके हैं अभी तक कि जो हमारे नंबर थे उनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। हम लोग रियल नंबर इमेजिनरी नंबर को थोड़ा समझ चुके हैं। अब जो रियल नंबर थे बेटा, उनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो हमको समझना है रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या है हमारे,
और हमारे जो इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल के बारे में समझना है। अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर की बात करूँ तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग P/Q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, है ना। और P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें जिन नंबर को। और यहाँ पर जो Q है, जो डिनोमिनेटर में जो Q दिख रहा है ना, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और Q 0 के इक्वल ना हो तो ऐसे नंबर होते हैं रेशनल नंबर। और बेटा ऐसे नंबर जिनको अपन लोग P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही ना कर पाएँ वो होते हैं इरेशनल नंबर, वो होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा इरेशनल नंबर के एग्जांपल को समझ लेते हैं, फिर रेशनल नंबर तो हम लोग क्या करेंगे, सीख ही लेंगे। रेशनल नंबर तो हम लोग क्या कर लेंगे, सीख ही लेंगे। रेशनल नंबर तो हम लोग को पढ़ना ही है, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल के, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो बेटा याद रखना, जितने भी ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा √3, √5, मैंने लिखा √7, मैंने लिखा √11, तो ये जितने भी नंबर हैं ना, ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनाते हैं। तो इस सारे के सारे नंबर होंगे इरेशनल नंबर, मतलब इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनाते हैं। आई होप आप लोग इतनी बात अच्छी तरीके से मेरी समझ चुके होंगे, है ना। अब केवल इसके इतने एग्जाम्पल हैं ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनाते हैं। हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ सकते हैं। आई होप लोग इतनी बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं बात करूं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब P/Q की फॉर्म में किसको लिखा जा सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखना। अच्छा, अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर के और एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हैं वो सभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं रेशनल नंबर के ऊपर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा डेसिमल 3.8 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मैंने लिखा 2.3 के ऊपर बार, ये भी कैसा डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी कैटेगरी में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ये भी बेटा क्या P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और मैंने लिखा 3/4, ये ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है। मैंने लिखा 5, ये भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। मैंने लिखा 50, मैंने लिखा 5.32, 2 पे बार लिखा है बेटा, इस पर भी क्या है, बार बार नंबर भी P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोग इतनी बात अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। फिर आगे क्या हुआ, आगे जो हमारे जो विद्वान थे उन्होंने क्या कर दिया, रेशनल नंबर को भी क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। रेशनल से 2 पार्ट, एक तो इंटीजर्स और एक हमारा होगा डेसिमल। एक हमारा क्या होगा, डेसिमल, एक हमारा डेसिमल। बोले इंटीजर और डेसिमल की फॉर्म में इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। रेशनल नंबर इसको 2 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक तो इंटीजर और दूसरा हमारा डेसिमल। और डेसिमल में भी कितने, केवल और केवल डेसिमल में 2। डेसिमल में कौन कौन से डेसिमल, 2 डेसिमल। कौन सा, पहला तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को अपन लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब रेशनल नंबर बना सकते हैं। और कौन सा डेसिमल, और दूसरा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको भी P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। और जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आप लोग कहेंगे सर फ्रैक्शन को भी तो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, तो फ्रैक्शन को क्यों इसी कैटेगरी में नहीं डाला गया। तो बेटा जो डेसिमल होता है, डेसिमल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, फ्रैक्शन से ही तो होता है। तो समझ लो इसी में इंक्लूड है वो फ्रैक्शन, है ना, एक तरीके से। तो आप लोग समझ गए, रेशनल नंबर के 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए। कौन कौन से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए, एक तो इंटीजर्स में और दूसरा क्या हमारा डेसिमल में। 2 कैटेगरी में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। आई होप आप लोग इतनी बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर आगे क्या हुआ, आगे जो हमारे विद्वान थे उन्होंने और अपनी विद्वानता दिखाई, और हमारे जो इंटीजर था इसको भी क्या कर दिया, और पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो हमारा इंटीजर था, ये बेचारा इंटीजर, इसको भी कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर।
मैंने एक चार्ट बना लिया जहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, ताकि आप लोगों का बार बार टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे पहुँच गए थे, हम लोग पहुँच गए थे इंटीजर पे। तो जो विद्वान है उन्होंने इंटीजर को भी क्या कर दिया, कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इंटीजर को क्या पार्ट में डिवाइड कर दिया, आप लोगों को पता है इंटीजर को उन्होंने क्या होगा 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि लोग पहले ही बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था कि इंटीजर होते भी 3 टाइप के। कौन कौन से, एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, प्लस वी का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, POSITIVE, इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। बेटा ये होता है 0 इंटीजर बीच में, और बेटा यहाँ लास्ट में क्या होगा अपना नेगेटिव इंटीजर, ये हमारा होगा लास्ट में नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में भी, नेगेटिव और 0 इंटीजर के बारे में भी, और नेगेटिव इंटीजर के भी बारे में आप लोग अच्छी तरीके से क्या कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। फिर विद्वान यही नहीं माने, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने और भी क्या कर दिए, पार्टीशन कर दिए। कौन कौन से पार्टीशन कर दिए, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर को भी क्या कर दिया, कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव इंटीजर क्या कर दिया, कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। और कई सारे पार्ट में डिवाइड करने के बाद कुछ नंबर्स हमारे बना दिए। जैसे जो पॉजिटिव इंटीजर था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस पॉजिटिव इंटीजर का नाम चेंज किया। उन्होंने कहा कि इस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, नेचुरल नंबर रख दिया। पॉजिटिव इंटीजर का नाम क्या रख दिया, नेचुरल नंबर, और इसके कई सारे पार्टीशन कर दिए। अब पार्टीशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप लोगों को टाइम बचाने के लिए मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट स्लाइड पर ये एक चार्ट बना के तैयार कर दिया है। तो आप लोगों को मैं समझाता हूँ, हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, हम लोग पहुँच गए थे नेचुरल नंबर पहुँच गए थे कि नहीं पहुँच गए थे, बिल्कुल पहुँच गए थे। अब नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोगों ने क्या बोल दिया था, नेचुरल नंबर बोल दिया था। अब जैसे कि आप लोगों को नंबर लाइन में आप लोगों ने देखा होगा, नंबर लाइन में कि जो पॉजिटिव इंटीजर वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, +1 से, +2 से, +3 से, और पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोल दिए। तो हम लोग बोल दिए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, नेचुरल नंबर हमारे +1 से स्टार्ट होते हैं, +1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से बढ़ते चले जाते हैं। आई होप आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। अब होता क्या है, अब जो नेचुरल नंबर थे या पॉजिटिव इंटीजर थे, इसमें से क्या कर दिए, कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिए। इनको क्या कर दिया, इनको कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर दिया, आप लोग देख पा रहे होंगे क्या, कि प्राइम नंबर्स एक कैटेगरी निकाल दी इसमें से प्राइम नंबर की, एक कंपोजिट नंबर की कैटेगरी निकाल दी, एक इवन नंबर, एक और नंबर, एक परफेक्ट नंबर। तो हम लोग उनको एक एक करके समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, और नंबर क्या होते हैं, और परफेक्ट नंबर होते हैं क्या है। मैंने कहा प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, बोला था प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स दैट इज़ 1 एंड द अदर नंबर इज़ इटसेल्फ। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ पहले, जैसे मैंने लिखा 4। मैंने कहा 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, मैंने बोला 4 को 1 डिवाइड करता है, 4 को 2 डिवाइड करता है, 4 को 4 डिवाइड करता है। मैंने एक एग्जांपल और लिया 2। मैंने कहा 2 को 1 डिवाइड करता है और 2 को 2 डिवाइड करता है, इसके अलावा कोई नंबर डिवाइड करता है, नहीं करता है। मैंने लिखा 8 को बेटा 1 डिवाइड करता है, 8 को 2 भी डिवाइड करता है, 8 को 4 भी डिवाइड करता है, और 8 बेटा खुद को भी डिवाइड करता है। एक और लिख लेता हूँ मैंने लिख दिया 12। तो ये 12 बेटा 1 से डिवाइड होता है, 12 2 से डिवाइड होता है, 12 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 12 6 से डिवाइड होता है, और 12 से डिवाइड होता है। तो ऐसे ये क्या है, ये नंबर 4, जैसे फर्स्ट वाला देखो 4 है, 4 ये 4 किस से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। तो मतलब क्या है कि 4 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे 4 के फैक्टर हो गए। तो हम कह सकते हैं 1, 2 और 4 ये क्या है, 4 के फैक्टर हैं। ऐसे ही बेटा 2 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर 2 के फैक्टर हो गए। ऐसे बेटा 8 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर क्या हो गए, 8 के फैक्टर हो गए। ऐसे ही 12 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। आई होप आप लोग इतनी सी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जो फैक्टर तो आप लोग समझ गए क्या होते हैं। अब जो प्राइम नंबर होते हैं, बेटा प्राइम नंबर फैक्टर का ही काम है। प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर में बोला गया है कि बोल रहा है द नंबर विच हैव ओनली 2, बोल रहा है द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। तो बोल रहा है विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर होगा द नंबर इटसेल्फ। दूसरा नंबर क्या होगा, द नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल मैंने एक दिया है आप लोगों को, कौन सा एग्जाम्पल दिया है, ये वाला एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है, ये वाला एग्जाम्पल, ये आप लोगों को एग्जाम्पल दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 2 वाला एग्जाम्पल देखो, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्या कि देखो एक 2 के केवल 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 है और दूसरा नंबर अपने आप खुद है। तो इसके 2 के कितने फैक्टर हैं, केवल एक तो 1 है, दूसरा नंबर अपने आप खुद है। जैसे मैंने लिखा 3 के फैक्टर मैं निकालूँ, 3 किन किन नंबर से डिवाइड होता है, 3 बेटा एक तो 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड होता नहीं है। तो ऐसे सभी नंबर, जैसे मैंने लिखा
5 भी बेटा 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ऐसे ही 7 भी 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है। जैसे मैंने लिखा 11 भी 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे सभी नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो दूसरा नंबर खुद अपने आप, है ना, खुद अपने आप से डिवाइड करे, तो ऐसे सभी नंबर प्राइम नंबर होते हैं। सभी नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर। तो ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ लिखे हैं, ये सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर है। 2 भी क्या है हमारा? एक प्राइम नंबर है ना। तो बेटा जो आप लोगों को याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पे, वो ये याद रखने वाली चीज़ है कि 1 से लेके 100 तक आप लोगों को प्राइम नंबर याद होना ही चाहिए, है ना। 1 से लेके 100 तक आप लोगों को प्राइम नंबर याद होना ही चाहिए। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आई होप आप लोग इतनी बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इन प्राइम नंबर्स को आप लोग बना के लिस्ट लग के आप लोगों को याद रखने हैं, है ना। 1 से लेकर 100 तक 25 आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों का क्या है? होमवर्क है। ठीक है, आई होप आप लोग प्राइम नंबर के बारे में अच्छी तरह समझ गए। मतलब क्या है? देखो बहुत सिंपल सा ईजी सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ इसका। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे, क्या मैंने लिखा, अभी एग्जाम्पल लिखा था 4 का देखो 1 से डिवाइड होता था 4, 2 से डिवाइड होता था 4, मतलब 4 के फैक्टर लिख लिए मैंने। क्या लिख लिए? 4 के फैक्टर लिख लिए। तो बोल रहा है द नंबर विच हैव मोर देन 2, बोल रहा है मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो नंबर क्या हो जाएंगे? आपस में कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो देखो आपको दिख रहा हो जो 4 है, 4 के कितने फैक्टर है? 1, 2 और 3, मतलब कि 1 है, 2 है और 4 है, 3 फैक्टर हो गए। कि जैसे मैंने बोला 8 देखो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और 8 से डिवाइड होता है। तो देखो 8 के जो फैक्टर है वो कितने हो गए? मोर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा मतलब 3 हो या 3 से चाहे इतने ज़्यादा हो। तो इसका मतलब वो सारे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा था, एक 12 भी लिखा था, 12 के फैक्टर होते थे 1, 2 होता था, है ना, 3 से भी होता था 12 डिवाइड, 4 से भी होता था, 6 से भी होता था और 12 से भी होता था। ये सारे क्या हो गए? 12 के फैक्टर हैं। और 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर किसी नंबर के हैं तो वो नंबर हो जाता है हमारा कंपोजिट नंबर। आई होप आप लोग बात मेरी समझ पा रहे होंगे। अब ऐसे नंबर जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो होता है ऑड नंबर, और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे होते हैं इवन नंबर। आप लोग जो समझ गए होंगे। अगर आप लोग एक छोटी लैंग्वेज और समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस पर, जिनके कहाँ पर? वंस प्लेस, बस टेंस आप लोग जानते होंगे। ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए तो समझ लेना वो कैसे नंबर है? हमारे ऑड नंबर है। कैसे नंबर है? ऑड नंबर। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने एग्जांपल लिखा 1, 2, 8, 3, और एक एग्जांपल और लिखा मैंने, एग्जांपल नंबर 2, 3, 4, 2, 6। तो मैंने देखा फर्स्ट एग्जांपल, इसका यूनिट प्लेस रहा ये, यूनिट प्लेस पे क्या है? 3, यूनिट प्लेस पे क्या है? 3। तो देखो 3 इनमें से है ना, तो जब भी यूनिट प्लेस पे 3 आ जाए या 5 आ जाए या 1 आ जाए या 9 आ जाए या 7 आया तो हमेशा वो होता है ऑड नंबर। कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। तो बेटा ये जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है ये हमारा ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर है। क्या सेकंड वाला ऑड नंबर होगा? तो बेटा 1, 3, 5, 7, 9 में से कुछ नहीं है तो हमारा ऑड नंबर नहीं होगा। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। अगर ऐसे ही ऑड नंबर को अगर आप लोगों को दूसरे तरीके से समझना हो, इवन नंबर को अगर आप लोगों को दूसरे नंबर समझना हो तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस पर, ऐसे नंबर जिनके वंस प्लेस पर क्या हो जाए? 0, 2, 4, 6, 8 इस टाइप के नंबर आ जाए तो वो कैसे हो जाएंगे? हमारे इवन नंबर हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। आई होप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। तो जैसे ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है ना, इसमें लास्ट में क्या है? 6 है, तो 6 है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो आई होप आप लोग इवन ऑड के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। बहुत ही बचकानी सी बात थी, बहुत ही छोटी बात थी। अब दोस्तों हम लोग परफेक्ट नंबर के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। तो परफेक्ट नंबर की जो डेफिनेशन उसमें लिखा है क्या कि बोल रहा है इफ़ द सम ऑफ ऑल फैक्टर, क्या लिखा है? सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग द नंबर, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या? एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर है उसके फैक्टर करो, सभी जितने भी फैक्टर हैं, सही फैक्टर निकालने के बाद उस नंबर के फैक्टर को हटा दो और सभी का सम करो तो वो हमेशा क्या आना चाहिए? नंबर के इक्वल आना चाहिए। देखो कैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। जैसे मान के चलो 6 है, मैंने 6 के सभी फैक्टर निकाले। 6 का फैक्टर एक तो 1 होता है, मतलब 1 से डिवाइड होता है, 6 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है। अपने आप से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं। तो बोल रहा है जब किसी नंबर के फैक्टर निकाल लो, उस फैक्टर में से उस नंबर को एक्सक्लूड कर दो, मतलब हटा दो। उस नंबर को क्या कर दिया? हटा दिया। तो 6 के फैक्टर किए थे ना, तो 6 को हटा दिया और जो हमारे पास फैक्टर बच गए इनका करो सम, 1 + 2 + 3 करो। तो हमारे पास आया क्या? ऐड करने पे 6 आया। अब बोल रहा नंबर हटाने के बाद में जो हमारे पास उसके फैक्टर बच गए उनका सम करने पर अगर नंबर के इक्वल आती है
अगर नंबर के इक्वल सम आता है तो वो परफेक्ट नंबर होगा। तो हमने क्या किया, 6 के फैक्टर किए, इसको 6 को एक्सक्लूड किया और जितने बचेगा उनको सम किया, तो सम किसके इक्वल आया, 6 के इक्वल आया। इसका मतलब 6 हमारा परफेक्ट नंबर है। 12 को चेक करते हैं क्या परफेक्ट नंबर होगा। हमने लिखा 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से डिवाइड होता है। तो कंडीशन क्या थी, किसी नंबर के फैक्टर करो और उसमें से उस नंबर को हटा दो। 12 के फैक्टर की तो 12 को हटा दो और जितने भी नंबर बच गए उनका करो सम। और सम करने पर कितना आना चाहिए, इस नंबर के इक्वल आना चाहिए, मतलब 12 के इक्वल आना चाहिए। तो देख लो, कर लो ऐड, ये 1 + 2 + 3 + 4 + 6 कितना आया हमारे पास, 6 4 10 3 13 2 15 और 1 16 आया बेटा। 16 क्या 12 के इक्वल है क्या, तो नहीं आया। नंबर आना करना चाहिए था 12, तब हमारा परफेक्ट नंबर हो जाता। आया 16 है, इसलिए हमारा परफेक्ट नंबर 12 नहीं होगा। अब 28 को समझ लेते हैं। 28 के फैक्टर करो, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा और 28 से डिवाइड होगा। तो 28 3 नंबर से डिवाइड हुआ, सभी इसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर, सभी फैक्टर निकाल लो, उसमें से उस नंबर को हटा दो और जितने फैक्टर बचेगा उनका सम कर लो। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इनका सम कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। अगर 28 आ गया तब तो ये परफेक्ट नंबर हो जाएगा, वरना परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो सम कर लेंगे, तो 14 और 7 21, 27 और 4 25, 25 मल्टीप्लाइड करेंगे 27 और 1 28, बिल्कुल आ गया। 28 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब ये 22 हमारा परफेक्ट नंबर होता है। आई होप आप लोग परफेक्ट नंबर के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर होता है 6 और 6 के बाद जो अगला परफेक्ट नंबर होता है वो होता है 28। आप लोगों को जानकारी के लिए मैंने इतनी बात आप लोगों को बता दी। परफेक्ट नंबर कैसे चेक करना है वो भी आप लोग अच्छी तरीके से सीख चुके हैं।